और अब शुरुआत करेंगे देश का बुलेटिन की एलएसी पर ताकत बढ़ा रहा है भारत से घबराया चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, पैंगोंग लेक से सटे हुए जो एयरबेस है वहां पर फाइटर प्लेन चीन ने तैनात कर दिए। चीन ने 12 फाइटर प्लेन J-20 की तैनाती कर दी है। 29 से 30 अगस्त की रात इसी इलाके में झड़प हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों को सबक भारतीय सेना ने सिखाया था। होटान एयरबेस पर चीन के 8 और J-20 पहुंच गए हैं और ये चीन की तैयारी है। चीन घबराया है, इसी के बाद चीन के 8 और J-20 विमान पहुंच गए। दुनिया के तमाम बड़े देश तो चीन के खिलाफ है ही, छोटे छोटे देशों को भी चीन की नीयत पर शक है और उससे दूरी बनाना चाहते हैं। अब चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का काम भी रुकेगा, ये फैसला लिया गया और ये म्यांमार का चीन को बहुत बड़ा झटका है। इसके काम पर ब्रेक लगेगा। करीब 115 अरब डॉलर का सीमेक का ये प्रोजेक्ट है। म्यांमार ने चीन की मंशा पर सवाल उठाए, कहा कि चीन भरोसे लायक नहीं है। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को ये बहुत बड़ा झटका म्यांमार ने दिया। जिनपिंग पर सनक सवार, बढ़ रहा है एटम बम का भंडार, परमाणु हथियारों को डबल करने का प्लान, विनाश के रास्ते पर लाल सुल्तान। पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि इस दशक के आखिर तक ड्रैगन ने अपनी एटमी हथियार डबल करने का टारगेट रखा है, तो चीन का परमाणु वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड करने का भी विध्वंसक प्लान है। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी। चीन का मंसूबा दुनिया के हर कोने तक मार करने वाली विनाशक एटमी मिसाइल बनाने का है। पेंटागन की ये पूरी रिपोर्ट सन्न कर देने वाली है। रिपोर्ट में दावा है कि ड्रैगन की न्यूक्लियर ताकत अगले दशक में जबरदस्त तरीके से विकसित होगी। जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने वाले विनाशक हथियारों का ड्रैगन बड़ा जखीरा बना लेगा। अगले दशक में चीन के परमाणु युद्धक भंडार कम से कम दोगुने हो जाएंगे, क्योंकि चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्स का लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। चीन के पास इस वक्त 320 परमाणु हथियार। चीन ने पिछले 1 साल में 30 नए एटमी हथियार तैयार किए हैं। जुलाई में प्रकाशित इस रिपोर्ट में चीन को लेकर चिंता भी जताई गई है कि ड्रैगन अपने परमाणु हथियारों का सार्वजनिक तौर पर ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि चीन अपने परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बहुत कम जानकारी साझा करता है, पर सनकी ड्रैगन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है, जिससे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि कोरोना विलन पर विस्तारवाद का भूत सवार है और जिनपिंग की सनकी सोच अड़ियल चीन को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, जिससे आने वाले कुछ साल में चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ड्रैगन शांति नहीं चाहता। एलएसी पर इतना तय नजर आता है क्योंकि तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दिखावा करता है और उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिश भी करता है। इसीलिए दोनों देशों के बीच में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत भी अब फेल हो चुकी है। बातचीत हुई उससे एक दिन पहले भी, कल भी, और बातचीत की आड़ में ब्लैक टॉप को कब्जे में लेने की कोशिश चीन ने की, जिसके बाद भारत ने चीन की नाफरमानी का जवाब दे दिया है। ड्रैगन ने अपने दिल में भारतीय जमीन कब्जाने के जिस मंसूबे को पाल रखा है, उसके बाद तो ये तय हो गया है कि उसे शांति नहीं, एलएसी पर अशांति ही चाहिए। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चीन पर भी ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। दोनों देश के बीच एलएसी पर बढ़े तनाव को कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने बातचीत का ऑफर किया। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान शांति चाहता है। बातचीत का ऑफर भारत ने मान लिया और सरहद पर शांति बहाली के लिए बातचीत शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बैठकें हुई। सिर्फ चालबाज ही नहीं, धोखेबाज भी है ड्रैगन। बातचीत की आड़ में चीन का सबसे बड़ा धोखा। एक तरफ शांति बहाली के लिए चीन भारत से ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत करता रहा, तो दूसरी तरफ इस आड़ में जमीन पर अपने विस्तारवादी मंसूबों को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाने की पुरजोर कोशिश की, तो भारतीय सैनिकों ने भी उसे बता दिया कि धोखे का अंजाम क्या होता है। भारतीय सैनिकों ने उन्हें ऐसा खदेड़ा कि वो फिर अपनी सीमा में ही जाकर रुके हैं। ड्रैगन ने दे दिया धोखा, भारत ने पीट कर भेजा। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ धोखेबाजी, भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं। एलएसी पर चीन शांति का राग अलाप रहा हो, तो दूसरी तरफ ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत कर रहा है। जाहिर है ये बातचीत फेल होनी थी और फेल हो गई। भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई पर चीन हाय तौबा करता रहा है, लेकिन देवसांग, गोगरा, गलवान घाटी जैसे इलाके में अपने सैनिकों की बढ़त और मोर्चेबंदी को लेकर चुप्पी साध लेता है। चीन की चालबाजी भारत ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। भारत ने भी इस बार चीन की चालबाजियों का तगड़ा जवाब दे दिया है। तो एक तरफ एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव है, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस की यात्रा पर हैं और ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री की यात्रा
कितनी महत्वपूर्ण है इस पर नजर रहने वाली है, क्योंकि 3 दिन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी यात्रा पर रहेंगे, जहां एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी, कई अहम चर्चाएं होंगी और खासतौर से ऐसे में जब एलएसी पर तनाव बना हुआ है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा वक्त है जब लद्दाख में भारत चीन की सेना आमने सामने है, जब दोनों देशों के बीच शांति कायम करने की बातचीत बार बार फेल हो रही है, जब चीन अपनी धोखेबाजी वाले मंसूबों को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान उस धोखेबाजी का जवाब दे रहा है। ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 की यात्रा पर रूस जा रहे हैं। उन्होंने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों से रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है। इससे पहले राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर जश्न में शामिल हुए थे। ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री का दौरा वाकई कई मायनों पे खास है। एलएसी पर भारत चीन में तनाव है और राजनाथ सिंह एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, तो सीमा विवाद पर चर्चा बिल्कुल मुमकिन है, चूंकि एससीओ के सदस्य देशों में चीन भी शामिल है और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बात के आसार बेहद कम है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच 1-to-1 चर्चा हो, क्योंकि तनाव को कम करने के लिए जिस तरह से दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत फेल हुई है और एलएसी पर पिछले 3-4 दिनों में जो हालात बने हैं, उससे दोनों के रिश्ते और भी बिगड़े हैं। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद राजनाथ सिंह रूस के कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य कई रक्षा खरीद कार्यक्रमों में तेजी लाना है। अपने सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत पहले ही 38,900 करोड़ रुपए खरीदने को मंजूरी दे चुका है और भारत रूस से अत्याधुनिक एक 203 राइफल्स को लेकर बड़ा सौदा करने भी जा रहा है। रक्षा मंत्री 5 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, तिब्बत से सटे हुए बॉर्डर पर चीन ने आर्मी का भारी जमावड़ा लगा दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करीब 2.25 लाख पीएलए के सैनिक मौजूद हैं। तोप, टैंक और मिसाइल के साथ पीएलए एलएसी पर मौजूद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। चीन की साजिशें लगातार सामने आ रही हैं और अब तोप, टैंक और मिसाइल के साथ पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद है। लगभग 2.25 लाख पीएलए के सैनिक इस वक्त तिब्बत से सटे हुए बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा, अमेरिका चीन को पहला अटैक करने के लिए उकसा रहा है और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी रुख उकसाने वाला है। बीजिंग अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 75 दिन में भारत के वीर सपूतों ने चीन को दोबारा से ऐसी पटखनी दी कि जिनपिंग का सिर चकरा गया। चाइनीज आर्मी का सारा खेल खराब हो चुका है और चीन में नीति बनाने वाले यानी कि साजिश गढ़ने वालों का दांव भी उल्टा पड़ चुका है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट आप देखिए। पहली बार हिंद के वीरों ने चीन की लाल फौज को रोका भी, टोका भी, हड़काया भी और खदेड़ा भी। जो टैंक और टेंट लेकर चीन की कायर सेना एलएसी के पैंगोंग के दक्षिण क्षेत्र ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश करने आए, भारतीय सेना के पराक्रम के आगे उनकी हर हरकतों की हवा निकल गई। भारतवर्ष के जाबाजों के शौर्य का सामना करीब 500 चीनी सैनिक नहीं कर पाए, बेइज्जत होकर उल्टे पांव भाग निकले। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिनपिंग की पिट्ठू सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग के दक्षिणी क्षेत्र में घुसी। ऐसा पहली बार हुआ कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ी रस्सी और दूसरे सामानों के जरिए पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर स्थित चोटी ब्लैक टॉप को हड़पने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ चीनी चंगुल से छुड़ाया बल्कि इस चोटी पर कब्जा भी कर लिया। और ये भी पहली बार हुआ कि 75 दिनों में दोहरी हार से बौखलाया चीन तुरंत सैन्य स्तरीय बातचीत के लिए तैयार हो गया और फौरन बीजिंग दिल्ली को जिगरी दोस्त बताने लगा। ड्रैगन और हाथी के साथ एक दूसरे से लड़ने की जगह ड्रैगन और हाथी को साथ में डांस करना चाहिए। 1 और 1 2 नहीं 11 भी हो सकते हैं। दरअसल 29 अगस्त की रात बीजिंग के इशारे पर करीब 500 सैनिकों का जत्था टैंक और एसयूवी गाड़ियां लेकर पैंगोंग की काली चोटी पर चढ़ाए। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी पर नजर रखने के मकसद से कैमरे और सर्विलांस सिस्टम तक सेट कर लिए, पर हिंदुस्तानी योद्धाओं ने ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम के लगे होने के बावजूद चीनी सेना को पीछे खदेड़ा, कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ फेंका और जिस ब्लैक टॉप पर किसी का कब्जा नहीं होना था उस पर हिंद के पर्वत वीरों ने विजय पताका फहरा दी। सवाल यह है कि आगे क्या ब्लैक टॉप पर मिली पटखनी के बाद चीन खामोश बैठेगा? क्या चीन फिर से कोई हिमाकत नहीं करेगा? और अगर करता है तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या चीन से युद्ध ही आखिरी ऑप्शन है?
सरहद पर जिस तरह के हालात हैं उसमें इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे जाबाज चौकस हैं, चौकन्ने हैं। पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर जिस तरह चीनियों का दम निकला, उससे ये बात साबित हो चुकी है। इसके साथ ही जिनपिंग के जल्लादों को कब्रिस्तान भेजने की भी पूरी तैयारी है। एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पहली बार लद्दाख में 40,000 जवानों की तैनाती है। एलएसी से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। एयरफोर्स के सुखोई, मिग, मिराज और जगुआर फाइटर जेट तैनात हैं। इसके साथ ही लेह श्रीनगर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें लेह श्रीनगर हाईवे की हैं, जहां फौज के काफिले सरहद की तरफ बढ़ते नजर आए। इसी के साथ ही टैंकों को भी फ्रंटलाइन बेस पर तैनात किया गया है। इंडिया की तरफ से चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। सवाल यह है कि चीन क्या कर रहा है। जिस तरह बीजिंग से बयानों की बौछार हो रही है, इतना तो तय है कि बौखलाहट में चीन किसी भी हद तक जा सकता है। तस्वीरें बता रही हैं कि चीन के इरादे नेक ना तो थे, न है और ना ही रहेंगे। वैसे ये अक्साई चीन का इलाका है, जहां पीएलए की गीदड़ फौज को जहाज से जमीन पर उतारा गया। फौज के साथ ही तिब्बत के पठारों में हथियार भी उतारे गए। चीन की तरफ से भी 40,000 जवान एलएसी पर तैनात है। इसके साथ ही शिनजियांग में पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड से करीब 1.5 लाख सैनिकों को तिब्बत में बने बेसिस पर पहुंचाया गया है। अक्साई चीन के करीब चीन के होटन और काशगर एयरबेस समेत 13 एयरबेस एक्टिव हैं। इनमें से 7 एयरबेस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए हैं। जाहिर है चीन किसी भी गुस्ताखी का आगाज करता है तो चीनियों की बर्बादी का अंजाम हमारी तरफ से ही तय होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, चीन को जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच सेना का हैवी मूवमेंट है। श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना का यह आर्टिलरी मूवमेंट लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना का आर्टिलरी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की ताकत के आगे चीन झुका है। चीन ने कहा मतभेदों को काबू करने की जरूरत। त्रिशूल में चोट खाने के बाद चीन के सुर बदले से नजर आ रहे हैं। मतभेद को संघर्ष में बदलना ठीक नहीं, ये वांग यी का बयान है। हेकड़ी हवा क्या हुई, जुबान से निकलने वाले अल्फाजों का अंदाज बदल गया। पैंगोंग में पटकनी क्या मिली, बीजिंग के लाल सुल्तान अमन की राग गुनगुनाने लगे। लेकिन कब तक, आखिर कब तक चीनों की फरेबी और मकारी भरी बातों पर भरोसा किया जाए? न, अब न होगा, न होना है। अब तो माओ के वारिसों को उन्हीं के अंदाज में जवाब मिलेगा। करारा, बेहद करारा जवाब मिलेगा। तैयारी देख लीजिए। चीन पर बारूद बरसाने के लिए फौज का काफिला कूच कर चुका है। शंघाई के सियारों को सबक सिखाने के लिए टैंकों की कतार तैयार है। एलएसी पर हमारे जांबाज होशियार हैं और इन्हीं तस्वीरों को देख कर चीनी माथा पीट रहे हैं कि पैंगोंग में गलत पंगा ले लिया। चीन की तरफ से जनरल कर्नल अफसर तक सफाई दे रहे हैं। 24 घंटे में चीन की तरफ से 5 बार सफाई, 2 बार चीन के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी। चीन की फौज का बयान भी आया सामने। चीन के विदेश मंत्री ने भी हालात पर बयान दिया। दिल्ली में चीन के दूतावास की तरफ से भी सफाई दी गई। चीन के झूठ की सीरीज जारी है। वहीं जिनपिंग की हुकूमत का भोंपू अखबार लगातार गीदड़ भपकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारतीय सेना ने सीमा पर फिर से स्टंट किया है। उन्हें हमेशा लगता है कि चीन पूरे हालात के बारे में सोचते हुए उकसावे पर समझौता करेगा। हालात को अब और गलत न समझा जाए। अगर पैंगोंग झील में कोई विवाद होता है तो उसका अंत सिर्फ भारतीय सेना की नई हार में होगा। अब समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि चीनियों को कितनी बड़ी चोट पड़ी है। जिनपिंग के शागिर्दों की बौखलाहट बता रही है कि बीजिंग के फर्जी सुल्तान एक बार फिर जमाने के सामने बेआबरू हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीन को आर्थिक चोट पहुंचाएंगे 3 देश, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। चीन का व्यापार वर्चस्व खत्म करने की तैयारी 3 देशों की है। तीनों देश मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे और चीन पर जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश इन 3 देशों द्वारा की जाएगी। जैसे जैसे एलएसी के पराक्रम की गाथा बीजिंग पहुंच रही है, वैसे वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रोपेगेंडा भी बढ़ता जा रहा है। पैंगोंग की काली चोटी पर तो पीएलए पिट गया, लेकिन सोशल मीडिया में चीन की सेना जमकर आतिशबाजी कर रही है। पिछले 24 घंटे में जिनपिंग के झूठ के कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसे देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि ड्रैगन को इस बार जख्म इतना गहरा लगा कि उसने सोशल मीडिया पर बारूदी बारिश शुरू कर दी। ड्रैगन जख्मी है,
दर्द से करा रहा है। पैंगोंग में हिंदुस्तान की तरफ से दी चोट से उसकी चीखें निकल रही हैं और वो अपना गुस्सा इस तरह मिसाइल लाइव ड्रिल से निकाल रहा है। ये ड्रैगन का प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग वाला नया वीडियो है। अब तक पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आखिर किस तरह हिंदुस्तान ने चीनी सैनिकों को मार मार कर पैंगोंग से भगाया है। और अब चीन इस तरह ट्रेनिंग का फर्जी वीडियो जारी कर बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना ताकतवर है। देखिए, कभी दिन में तो कभी रात के अंधेरे में चोरों की तरह ड्रैगन की कायर आर्मी निकलती है, ड्रोन उड़ाती है और फिर सवेरा होते ही अपनी आर्टिलरी से फायर करना शुरू कर देती है। दुनिया हजारों बार ड्रैगन के इस तरह प्रोपेगेंडा वीडियोस देख चुकी है और सभी को समझ आ चुका है कि चीन के इस वीडियोस में ताकत कम, दिखावा ज्यादा है। हालांकि चीन का ये ट्रेनिंग वाला वीडियो तिब्बत के शीजांग का है, लेकिन जिनपिंग के ऐसे ही वीडियोज से किसी को डर नहीं लगता, बल्कि सब समझ गए हैं कि ये तो उसकी साजिश का एक हिस्सा भर है। और TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में चीन की बर्बादी का फाइनल प्लान तैयार होगा। दिल्ली में क्वाड की अगली बैठक होने वाली है। भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये तैयार करेंगे प्लान कि कैसे चीन की बर्बादी लिखी जाए। दिल्ली में चीन को बर्बाद करने की स्ट्रेटेजी तैयार होगी, जिसमें क्वाड की अगली मीटिंग, जिसमें भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान इस बात को लेकर प्लान तैयार करेंगे कि चीन को कैसे सबक सिखाया जाए। भारत चीन टक्कर पर यह बड़ी खबर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन और LAC के किसी भी पॉइंट पर चीन टारगेट कर सकता है। सरकार के टॉप लेवल सोर्सेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने जंग का पूरा सामान इकट्ठा कर लिया है और किसी भी वक्त चीन हमला कर सकता है। चौतरफा घिरने से चीन जितना खौफ में है, उतनी ही खलबली पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में तनाव इस बात का है कि अगर भारत चीन की सेना को नाक को चने चबाने के लिए मजबूर कर सकता है तो पाकिस्तान का आखिर हाल क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। और इसी डर से बाजवा और इमरान की नींद उड़ी है और इसी खौफ के चलते जल्द ही दोनों LOC का दौरा भी करने वाले हैं। युद्ध का खौफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। विध्वंसक मिसाइलें तैनात हैं LAC के दोनों तरफ। युद्ध की आशंका आकार ले रही है चीन और हिंदुस्तान में, लेकिन खलबली मची हुई है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक हलचल तेज है। इमरान खान अलग बैठक कर रहे हैं, जनरल बाजवा अलग मंथन कर रहा है। पाकिस्तान में दहशत का आलम यह है कि भारत और चाइनीज आर्मी के बीच नई झड़प की खबर मिलते ही जनरल बाजवा ने आधी रात को मीटिंग बुला ली। सुबह सुबह ही आर्मी हेडक्वार्टर में जनरल बाजवा ने तमाम कमांडर्स के साथ मैराथन बैठक की। देर शाम तक यह बैठक चलती रही। बताया जा रहा है LAC पर तनाव को देखते हुए LOC पर मुस्तैदी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान पूरी पलटन उतारने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरहदी इलाकों में गांवों को खाली कराया जा रहा है। कब्जे वाले कश्मीर के गांव से लोगों को निकालकर वहां आर्मी तैनात की जा रही है। वजह बेहद साफ है, हिंदुस्तान और चीन के बीच भिड़ंत में पाकिस्तान को कब्जे वाला कश्मीर खोने का डर है। अगर युद्ध होता है तो हिंदुस्तानी शूरवीरों का टारगेट POK में मौजूद चाइनीज आर्मी और मेड इन चाइना फाइटर जेट्स भी होंगे। POK में मिसाइलों का प्रहार होगा तो चीनी आर्मी के साथ साथ बाजवा की फौज और आतंकी भी मारे जाएंगे। इसी युद्ध के बहाने भारतीय सेना अखंड कश्मीर के बहुप्रतीक्षित प्लान को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में वो होगा जो ख्वाब में भी जनरल बाजवा को डरा रहा है, इमरान खान को कंपा रहा है। यही वजह है कि कमांडर्स के साथ मैराथन मीटिंग के बाद जनरल बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात करने वाला है। खबर तो यह भी है कि कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी आतंकी और सेना को भरोसा दिलाने के लिए जल्द ही इमरान खान और जनरल बाजवा LOC का दौरा करने वाले हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान में डर का मीटर हद से ऊपर पहुंच गया है और अगर भारत और चीन में युद्ध शुरू हो गया तो ये डर हकीकत में तब्दील हो जाएगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो को लेके जो एक बार फिर से विवादों को न्योता दे रही है। फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो में एक बार फिर से विवादित कार्टून छपा है। फिर से पैगंबर मोहम्मद पर यह विवादित कार्टून है। 2015 में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून को लेकर विवाद पैदा हुआ और इस हमले में संपादक समेत 12 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर से शार्ली एब्दो ने ऐसा ही कार्टून पब्लिश किया है। चंद मिनट में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए खतरनाक लड़ाकू विमान रफेल अंबाला एयरबेस पर तैनात है, लेकिन रफेल को खतरा है कबूतरों से।
जो कि अंबाला एयरबेस के आसमान में मंडरा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारी कर ली गई है। नोटिस भेजा गया है कि इन कबूतरों को रोका जाए क्योंकि इससे राफेल पर खतरा बना हुआ है। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल, वो विमान जिसका हर बार दुश्मन के परखच्चे उड़ा दे, वो विमान जिसकी स्पीड का कोई सांझ नहीं है। पंजाब का अंबाला एयरबेस और देश की सुरक्षा की निगरानी करती राफेल वो जगह जहां से चीन और पाकिस्तान को नाक में दम कर दे। राफेल यानी अथाह ताकत, राफेल यानी दुश्मनों की मौत। लेकिन आज ये राफेल खतरे में है। खतरा कबूतरों से, आसमान में उड़ते इन परिंदों से। देश की सुरक्षा में तैनात राफेल पर ऐसा खतरा मंडराया है कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी और बताना पड़ा कि उड़ने वाले पक्षियों से राफेल को खतरा है। कार्यवाही का असर ये हुआ कि अंबाला के शहरी निकाय निदेशालय ने वायुसेना अड्डे के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर पालने वालों को नोटिस जारी कर दिया है। जो भी एयर स्टेशन जहाँ पर भी हैं उन एरिया में पक्षियों को ना रखा जाए। नगर निगम अंबाला के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया है और उनको ये कहा गया कि अपने कबूतर जो पक्षी हैं अपने म्युनिसिपल लिमिट्स और एयर स्टेशन 10 किलोमीटर से दूर ले जाएं। आसमान में उड़ने वाले इन परिंदों को देखिए, एक साथ झुंड के झुंड परिंदों का आसमान में जमघट, खतरा 24 घंटे। ऐसी तस्वीरें अंबाला एयरबेस पर आम हैं। जाहिर है कभी भी इसकी टक्कर उड़ने वाले राफेल से हो सकती है, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और एक बार फिर से अब चार्ली एब्दो की बात करेंगे, जहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से पुराने विवाद को दोहराते हुए एक और कार्टून पब्लिश किया है, जिसे लेकर विवाद का पैदा होना तय है। शार्ली एब्दो, आपके जहन में ये नाम जरूर होगा। अगर यादें धुंधली पड़ रही हो तो आपको पहले 2015 की उस घटना की याद दिलाते हैं जिसकी वजह से शार्ली एब्दो की चर्चा पूरे विश्व में हुई। फ्रेंच व्यंग्य साप्ताहिक शार्ली एब्दो 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून प्रकाशित कर सुर्खियों में आया और उसकी उसने भारी कीमत भी चुकाई। अब उसी शार्ली एब्दो ने फिर से पैगंबर मोहम्मद का विवादास्पद कार्टून छापा है। यही नहीं, ऐसा करते हुए पत्रिका के डायरेक्टर लॉरेंट रिस सॉरिस्यू ने लिखा है कि हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून छापने के विरोध में ही 7 जनवरी 2015 को पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। हमला 2 बंदूकधारी भाइयों ने किया था, जिसमें पत्रिका के संपादक स्टीफन चारबोनियर और विवादित कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट जीन काबूल भी मारे गए थे। 2015 के उसी मामले का पेरिस में आज से ट्रायल शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैगजीन के अपने हालिया संस्करण में कवर पेज पर दर्जन भर कार्टून प्रकाशित किए गए हैं और इसी कवर पेज के बीच में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून भी मौजूद है, जिसे उन्हीं जीन काबूत ने बनाया था। पत्रिका के फ्रंट पेज की हेडलाइन भी जीन काबूत को ही समर्पित है। हेडलाइन में लिखा गया है कि ये सब बस उसके लिए। केस का ट्रायल शुरू होने के वक्त लिए गए इस फैसले को पत्रिका की संपादकीय टीम ने सही ठहराया है। पत्रिका की ओर से कहा गया है कि हमें 2015 से ही पैगंबर मोहम्मद पर और भी कार्टून प्रकाशित करने का निवेदन आता रहा है। इसके बावजूद हमने हमेशा ऐसा करने से इनकार किया। ऐसा इसलिए नहीं किया कि इसमें कुछ भी गलत है। सच तो यह है कि कानून हमें ऐसा करने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक अच्छे कारण की आवश्यकता थी, एक कारण जिसका कोई मकसद हो। अब हमारे पास वो कारण है। और इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। इस कनेक्शन में जहां ड्रग से जुड़ने के बाद काला धंधा करने वाले छोटे ड्रग कारोबारियों से लेकर ड्रग माफिया तक की शामत आ चुकी है। मुंबई और गोवा में जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं, उन पर अब एनसीबी कार्रवाई करने की तैयारी में है और वो सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एनसीबी के एक्शन से घबराए हैं ये ड्रग पेडलर्स और पकड़े गए ड्रग पेडलर्स ने कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिसके बाद कई बड़े लीड्स मिल रहे हैं। सुशांत केस में पहली गिरफ्तारी, अब आएगी गुनहगारों की बारी। शोविक पर अब कसेगा शिकंजा, आरोपियों पर पड़ेगा एनसीबी का पंजा। सुसाइड, साजिश, कत्ल और गुनाह,
ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनके आसपास ही सुशांत केस की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। गुनाह किसने किया, साजिश किसने रची, कत्ल किया गया या फिर सुशांत ने किया सुसाइड। सुसाइड किया तो वजह क्या थी, सुसाइड मजबूरी थी या मरने के लिए किसी ने मजबूर किया। ये ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई के गले की फांस बने हुए हैं। 14 जून से लेकर अभी तक हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं, लेकिन अब इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते एनसीबी की पकड़ में आया है वो गुनहगार जिस पर आरोप है कि उसने माया नगरी में नशे का कारोबार सजा रखा था। एनसीबी ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके तार रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से जुड़ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और उनकी टीम लगातार क्वेश्चनिंग कर रही है। उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो शौविक चक्रवर्ती को कैसे जानता है। एनसीबी ने पहले करण और अब्बास नाम के 2 लड़कों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। करण और अब्बास ने पूछताछ में ऐसा नाम लिया जिसका कनेक्शन रिया के भाई शौविक से था, लेकिन अब भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी जांच एजेंसियों के पास नहीं है। फिलहाल गिरफ्तार शख्स की पूछताछ की जा रही है, हर एंगल से जांच हो रही है। सुशांत केस में रिया तमाम आरोपों में घिरी है, लेकिन रिया के वकील सतीश मान शिंदे का मानना है कि सुशांत के परिवार के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये मेरे साथ देश के वरिष्ठ वकील सतीश मान शिंदे हैं जो रिया को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से रिया को लेकर तमाम संदेहास्पद बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे रिया के को लेकर, खास तौर पे उनके डिफेंस को लेकर? डिफेंस के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई में, मुंबई पुलिस के सामने और ईडी के सामने सुशांत के फैमिली वाले ने झूठी सबमिशन की है कि जो भी सुशांत को हो रही थी, जो डिप्रेशन था, जो मेंटल प्रॉब्लम था, उसके बारे में उनको कोई जानकारी थी नहीं, और जो मेडिसिन्स रिया उसको दे रही थी उसकी जानकारी थी नहीं। जो भी पैसे थे सुशांत के, उससे रिया के अकाउंट में 1 पैसा भी आया नहीं है। उल्टा रिया के अकाउंट से 30,000 सुशांत के अकाउंट में गए हैं, क्योंकि जो उसने खर्चा किया था सुशांत ने, उसको उसने वापस कर दिया। और जब बहनें आई, सुशांत ने उसको घर जाने के लिए, सुशांत की बहनों ने उसको बोला था घर जाने के लिए, तो रिया ने वो वाटरस्टोन छोड़ के चली गई थी। वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इशू किया था टोटली फर्जी है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है। इसके आधार पर इंडियन पिनल कोड के आधार पर उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और हम करेंगे। सुशांत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन की मेडिसिन लेते थे। सुशांत की दवाइयां जिस दुकान से आती थी, उस दुकानदार से बात की मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे। मेरे साथ मेडिकल स्टोर के ओनर सुरेश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर कब से कब तक सुशांत ने यहाँ से दवाइयाँ ली थी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो दवाइयाँ यहाँ से कब जाया करती थी और कब तक जाती रही आपके यहाँ से? अश्विन जी, थैंक यू। और ये जब सुशांत सिंह यहाँ पे जब कैप्री हेड में थे 1701 नंबर के अंदर, तब 2019 में उनकी मेडिकेशन 31/10/2019 के अंदर अंडर डॉक्टर निकिता शाह के प्रिस्क्रिप्शन ऊपर ये दवा जो गई थी। और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हमने जो ऑनर किया था उनका, वो 10 जनवरी 2020 का था, जब वो यहाँ के बांद्रापाली हिल के ऊपर रेसिडेंस है। तभी जब उन्होंने यहाँ से शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे गए, फिर हमारे कॉन्टैक्ट में वो नहीं थे करके, तो ये मेडिकेशन हमने उनको ज़रूर दी थी। जो जनवरी का जो प्रिस्क्रिप्शन था वो डॉक्टर केसी चावड़ा का था, तो ये 2 प्रिस्क्रिप्शन हमने ऑनर किए थे उनको। ये दवाइयाँ किस चीज़ की हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब लोग शूट करते हैं तो उनको क्या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीपलेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जैकलेट उसको बोलते हैं हम लोग, तो उनको ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन उनको ये चीज़ की लगती है करके। तो एक सोने के लिए, उनको काम करने के लिए और मूड लाइट के लिए जो मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब होती है करके। इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट है, जरा हमें दिखाइए। बेसिकली उनकी एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, सेम दवाई मेडिकेशन है। लोनाजेब 0.25 0.5 जाता है, जो उनको काम के लिए दी जाती है, स्लीप के लिए दी जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब उनके शूट्स अलग होते हैं, विदेशों में शूट होते हैं, जब उनको यहाँ पे लैंडिंग होना पड़ता है, तो उनकी नो डाउट उनकी जो स्लीपनेस होती है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाती है।
तो वो चीज़ को लिए उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन करते भी उनकी जैक लाइट हो गई, उनको नींद नहीं आ रही है और फिर नेक्स्ट शूट में जाना है, तो वो चीज़ के लिए मेडिसिन दी जाती है। और ये मेडिसिन अंडर स्ट्रिक्टली अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही होती हैं और अंडर प्रिस्क्रिप्शन हमने उन चीज़ को इशू की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।